विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको इतिहास की किताब से दूसरा अध्याय यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति समझा रहे हैं। तो समझें बेटा, सामाजिक परिवर्तन का युग आ गया, यानी फ्रांस में जो क्रांति हुई उसने विश्व स्तर पर समाज में परिवर्तन लाने का काम किया। पिछले अध्याय में हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया, यानी शुरुआत कर दी। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व स्तर पर परिवर्तन लाने की शुरुआत कर दी। 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेटस और श्रेणियों में बटा हुआ था और समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा, यानी क्रांति ने ये समझा दिया कि जरूरी नहीं है कि कुछ पैसे वाले लोगों और चर्च के लोगों के पास सत्ता रहे, अधिकार रहें, सबको मिलने चाहिए बराबर से। ये उन्होंने फ्रांस में जो घटना घटी उन्होंने ये दिखा दिया कि सबको अधिकार मिल सकते हैं। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और भी बहुत सारे लोग क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया, क्योंकि यूरोप के देशों के जो उपनिवेश बने हुए थे, विशेषकर ब्रिटेन के उपनिवेश बने थे संसार के दूसरे देशों में, और इनकी व्यवस्था बहुत ही परेशान करने वाली थी। वहाँ की जहाँ इन्होंने उपनिवेश बनाए हुए थे वहाँ की जनता को ये बहुत परेशान कर रहे थे। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, यानी कुछ लोग जिन्हें पहले वाली व्यवस्था से फ़ायदा था तो वो नहीं चाहते थे कि समाज में कुछ परिवर्तन हो, और इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो, यानी बदलाव के लिए तो तैयार थे लेकिन चाहते थे कि ये बदलाव धीरे धीरे हो। और एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल परिवर्तन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे, यानी पुरानी विचारधाराओं वाले, वो चाहते थे कि परिवर्तन तो हो लेकिन धीमे धीमे हो, और कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे, यानी परिवर्तन हो तुरंत हो और कुछ निष्कर्ष निकले। और उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थीं जो समान थीं। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता, यानी समय समय के हिसाब से इन विचारों में अंतर आता रहता है। इस अध्याय में हम 19वीं सदी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला, यानी जो राजनीति थी उस समय की 19वीं शताब्दी की वो किस तरह की थी। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया है। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण, यानी अब 20वीं सदी की शुरुआत हो गई, तो 20वीं सदी का स्वरूप कैसा हो, इसके लिए महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, ये दो तरह की विचारधारा वाले लोग हैं समाज में। तो देखिए दोनों के विचार। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था, ये समाज में परिवर्तन चाहते थे। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले
और जगह मिले, यानी सभी धर्मों को। आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन ये जो उदारवादी, जो नए विचारधारा के जो लोग थे, ये चाहते थे कि सभी धर्मों को समान रूप से महत्व मिले। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, यानी उस समय जो ब्रिटेन में सरकार थी वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे, यानी उदारवादी समूह चाहते थे कि जो वंश पर आधारित सत्ता की व्यवस्था है, शासकों की जो व्यवस्था है, और इन पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि इनके पास अनियंत्रित अधिकार थे। वे स्वेच्छाचारी थे, उनके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं था, तो ये चाहते थे कि इन पर भी अंकुश लगे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे कि सभी को अधिकार मिले और सभी के अधिकारों की रक्षा हो। उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा कि पुरानी व्यवस्थाओं में था, और शासक जो है जनता के अधिकारों को छीन लेते थे। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था, यानी जनता की तरफ से कुछ लोगों को चुना जाए, वो जनता के प्रतिनिधि हों, और ऐसी सरकार बने जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो, यानी शासक जैसी कोई व्यवस्था ना हो और अफसर जैसी कोई व्यवस्था ना हो, अफसरों का असर ना हो। और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका, यानी न्याय देने का काम प्रशिक्षित लोग करें, योग्य लोग करें। स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार, जो कानून बनाए जाएं उनके अनुसार वो न्याय देने का काम करें, और शासन कार्य भी चले उन्हीं न्याय कानूनों के हिसाब से। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। तो मतलब ये एक तरह से लोकतंत्र तो की व्यवस्था तो चाहते थे, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि सबको ये वोट देने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लोकतंत्र जैसी व्यवस्था नहीं हुई। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, यानी देश में जिन लोगों की आबादी ज़्यादा है और जिनका समर्थन ज़्यादा मिले मतलब वो शासन करें। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, यानी महिलाओं को भी मत देने का, वोट डालने का अधिकार मिले। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे, यानी जैसे जमींदारों को और उद्योगपतियों को, संपन्न उद्योगपतियों को जो विशेष अधिकार मिले हुए थे इससे पहले, क्रांति से पहले, तो वो इसके खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास ही संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करना ये चाहते थे, यानी कि संपत्ति तो हो लेकिन कुछ ही लोगों के पास हो। इनका मतलब था कि संपत्ति का बंटवारा समाज के और लोगों के पास भी पहुँचे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने, यानी जो पुरानी विचारधारा वाले थे वो भी जो है बदलाव के लिए तैयार हो गए थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, यानी परिवर्तन आना आवश्यक है। परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, यानी परिवर्तन आए लेकिन धीमे आए और अतीत का भी सम्मान हो, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए, क्योंकि अलग अलग विचारों के लोग थे समाज में। और 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया।
बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।